ठीक है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट होगी। हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं मान सर आपका अपने YouTube चैनल जॉब पीरियड पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। ये जो हमारा YouTube चैनल है, इसकी एक विशेषता ये है कि इसमें आपको हर प्रकार के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम से संबंधित सारी जानकारियाँ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती रहेंगी। चाहे किसी भी एग्ज़ाम के लिए कोई भी नोटिफिकेशन आया है, कि यूनिवर्सिटी के लिए कोई भी नोटिफिकेशन आया है, या कम्पिटिटिव एग्ज़ाम से संबंधित किसी भी विषय के लिए जो क्लासेस हैं वो यहाँ पर आपको अवेलेबल होंगी। मैं मान सर अपनी पहली क्लास के साथ आपके लिए हार्दिक स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल पर। उम्मीद है कि आप सभी जुड़े रहेंगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। अपनी पहली क्लास है ये, जो पहली क्लास होगी वो अपनी पॉलिटिकल साइंस, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड होगी। ये एक ऐसा विषय है जो आज के दौर में कंपटीशन एग्ज़ाम की बैकबोन बन चुका है। इस सब्जेक्ट से इतने सारे क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं, बहुत सारे टॉपिक्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। खासकर HSSC का और SSC का ये पसंदीदा सब्जेक्ट बन चुका है, जिसमें फंडामेंटल राइट्स, DPSP यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, संसद, या हम कह सकते हैं पंचायती राज, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, टॉपिक्स हैं जहाँ से प्रतियोगिता परीक्षाएं में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आज की जो अपनी क्लास है वो ऐसे ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक से संबंधित है और टॉपिक का नाम रहेगा राष्ट्रपति। तो देखिए, राष्ट्रपति चैप्टर हमने क्यों चूज किया है? राष्ट्रपति, ये राष्ट्रपति चैप्टर ऐसा है, बहुत सारे टॉपिक से रिलेटेड है। भाई मान लीजिए आप संसद पढ़ रहे हैं, संसद में काफ़ी सारी चीज़ें आपकी प्रेसिडेंट से संबंधित होंगी। कैसे होंगी? मान लीजिए आप राज्यसभा पढ़ रहे हैं, तो राज्यसभा में जो उपराष्ट्रपति का पद है उसका संबंध भी राष्ट्रपति से होगा, कि अगर राष्ट्रपति किसी भी कारण से अपने पद पर नहीं है तो उपराष्ट्रपति इनका स्थान ले सकता है। ये हम कह सकते हैं कि वहाँ राज्यसभा में 12 ऐसे व्यक्तियों को वो नियुक्त कर सकता है। ऐसी लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करता है, या लोकसभा के 2 एंग्लो इंडियंस की नियुक्ति कर सकता थे, लेकिन अब इनको संविधान संशोधन के माध्यम से समाप्त कर दिया गया है। आप कोई भी चैप्टर उठाएं, कहीं ना कहीं आपका संबंध राष्ट्रपति से जरूर निकलेगा। इसलिए आज क्लास हमने राष्ट्रपति की शुरुआत की है। हालांकि क्लास बहुत लंबी है, इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके हम पढ़ेंगे। हो सकता है कि जो क्लास अपनी होगी वो 2 फेज़ में हमने कंप्लीट करनी पड़े। पहले फेज़ में हम राष्ट्रपति के इंट्रोडक्शन से लेके उसकी जो योग्यताएँ हैं, योग्यताओं के साथ इसका चुनाव के तरीके, चुनाव की विधि क्या है, चुनाव से संबंधित कोई भी विवाद क्या है, वो विवाद कहाँ जाके ख़त्म होगा, और शपथ कैसे लेगा, सैलरीज क्या होती हैं, या हम कह सकते हैं कार्यकाल कितना है, इम्पीचमेंट प्रोसेस या महाभियोग की प्रक्रिया क्या है। इन सभी विषयों के ऊपर आज चर्चा करने की कोशिश करेंगे। पहले मैं आपको पूरा चैप्टर एक बार एक्सप्लेन करता हूँ कि राष्ट्रपति में एक्चुअली में हमने पढ़ना क्या क्या होगा। देखिए, सबसे पहले तो हम राष्ट्रपति के चैप्टर में राष्ट्रपति के परिचय के ऊपर बात करेंगे। राष्ट्रपति को देखेंगे कि राष्ट्रपति एक्चुअली में है क्या, इंट्रोडक्शन क्या होगी राष्ट्रपति की। जब इसका परिचय हो जाएगा तो इसके बाद हम पढ़ेंगे इसकी संवैधानिक स्थिति। भाई संविधान में राष्ट्रपति को कहाँ जगह दी गई है, या राष्ट्रपति का जो पद है किस देश के संविधान से लिया गया है, कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो राष्ट्रपति के पद से संबंधित है, या क्या ब्रिटेन से, जब हम पढ़ेंगे ब्रिटेन के संविधान से पद लिया गया है, क्या किसी और देश के संविधान का संबंध भी इससे निकलता है। दूसरे पार्ट में भी ये पढ़ेंगे। तीसरा जो पार्ट होगा, इसके पद की क्या क्या योग्यताएं होंगी, इसमें एज लिमिट की बात करेंगे, अनुमोदक और प्रस्तावक सदस्यों की बात करेंगे। इसके अंदर हम लाभ के पद की चर्चा करेंगे कि लाभ का पद क्या होता है, कैसे डिसाइड किया गया है, किसको हम लाभ का पद मानेंगे, किसको नहीं मानेंगे, कौन सा आर्टिकल इससे संबंधित होगा। ये तीसरे पार्ट में इसको डिस्कस करेंगे। जब तीनों चीज़ें कंप्लीट होंगी तो चौथे पार्ट में इसके चुनाव की चर्चा करेंगे, और चुनाव की चर्चा काफ़ी लंबी होगी। चुनाव में सबसे पहले तो चुनाव की विधि की बात करेंगे कि प्रत्यक्ष होगा कि अप्रत्यक्ष होगा। फिर डिस्कस करेंगे एकल संक्रमणशील अनुपातिक गुप्त मतदान पद्धति क्या होती है, जिसके माध्यम से राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है। जब ये हो जाएगा फिर हम डिस्कस करेंगे कि राष्ट्रपति के इलेक्शन में कौन लोग हिस्सा लेते हैं और कौन ऐसे लोग हैं जो राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं लेते हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि जो राष्ट्रपति का चुनाव है, इसका चुनाव
राष्ट्रपति का जो चुनाव है, इस चुनाव के दरमियान जो प्रत्येक एमएलए और एमपी के मतदान जो होता है, वो मतदान करते हैं, उनके वोट की वैल्यू कैसे निकाली जाती है और किस तरीके से हम वोट की वैल्यू निकालेंगे। जब चुनाव हो जाएगा तो इसके बाद 5वां पॉइंट अपना होगा कि राष्ट्रपति अपने पद की शपथ लेंगे। शपथ किसके सामने लेंगे, शपथ में क्या होता है, किस अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है। कई बार तो यहाँ तक बहुत बढ़िया क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि संविधान की अनुसूचियाँ शपथ से संबंधित हैं, वहाँ से क्वेश्चन जोड़ के पूछा जाता है प्रेसिडेंट का, राष्ट्रपति का। छठा अपना टॉपिक बनेगा इसमें कि इनके वेतन और भत्ते किस प्रकार के होते हैं। जैसा अगर आप करंट चीज़ों से अपडेट रहते हैं तो जो अपने वर्तमान के जो राष्ट्रपति हैं श्री रामनाथ कोविंद जी, उन्होंने एक बात कह दी थी कि मैं हर महीने 3.5 लाख रुपए जो है वो टैक्स का देता हूँ। उस पर बड़ा डिस्प्यूट हो गया था। हालांकि चीज़ें अलग हैं कि राष्ट्रपति की सैलरी के ऊपर किसी प्रकार का कोई भी टैक्स नहीं लगता। यहाँ बात करेंगे कि वर्तमान वेतन कितना होगा, सेवानिवृत्त के बाद क्या होगा, वो कहाँ से मिलता है, संचित निधि से मिलता है, संचित निधि क्या होती है, वो चर्चा यहाँ पर करेंगे। जब वेतन हो जाएगा, शपथ हो जाएगी, चुनाव होगा, योग्यताएं होंगी, संवैधानिक स्थिति होगी, परिचय होगा, तो 7वां अपना जो चैप्टर स्टार्ट होगा वो इसका कार्यकाल हम पढ़ेंगे कि कितने टाइम पीरियड तक अपने पद पर बना रहेगा। और कार्यकाल में भी हम पढ़ेंगे कि कार्यकाल तो आपको पता होगा जनरली 5 वर्ष के लिए डिसाइड किया गया है, लेकिन 5 वर्ष से पहले भी कुछ सिचुएशंस ऐसी होंगी जहां पर पद खाली हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर यदि उनकी मृत्यु हो जाए, यदि वो रिज़ाइन कर दें, या हम कह सकते हैं कि अगर इम्पीचमेंट प्रोसेस के माध्यम से, महाभियोग की प्रक्रिया के माध्यम से उनको पद से हटाया भी जा सकता है। तो उसमें हम डिस्कस करेंगे कि इम्पीचमेंट प्रोसेस क्या। यहां तक का मैं डिफरेंस आपको क्लियर कराऊंगा कि इम्पीचमेंट प्रोसेस हमने यूएस से, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के संविधान से हमने अडॉप्ट की है, लेकिन दोनों में बड़ा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है वहां डिस्कस करेंगे कि जैसे यहां पर हमारी इम्पीचमेंट प्रोसेस के अंदर किसी प्रकार का कोई भी न्यायालय का इंटरफेयर नहीं होता, लेकिन अमेरिका के संविधान में होता है। इन सभी बातों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। जब कार्यकाल हो जाएगा तो 8वां हम इसमें पढ़ेंगे इसकी शक्तियां क्या क्या हैं और इसके कार्य क्या क्या हैं, इनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। ये चैप्टर आपका बहुत लंबा होगा। हम कोशिश करेंगे पहले 7 पॉइंट्स जो होंगे फर्स्ट फेज की क्लास में होंगे, बाकी सभी जो होंगे वो सेकंड फेज की क्लास में होंगे। जैसे शक्तियों में हम क्या पढ़ने वाले हैं, शक्तियों में सबसे पहले हम पढ़ेंगे विधायी शक्तियाँ। विधायी शक्तियाँ, और विधायी शक्तियों को इंग्लिश में बोलेंगे इनको हम लेजिस्लेचर पावर। उसके बाद हम पढ़ेंगे कार्यकारी शक्तियाँ, कार्यकारी शक्तियाँ जिसको हम बोलेंगे एग्जीक्यूटिव पावर। इसके बाद हम पढ़ेंगे न्यायिक शक्तियाँ, न्यायिक शक्तियाँ जिसको हम बोलेंगे जुडिशरी पावर। न्यायिक शक्तियों के बाद हम पढ़ेंगे इसकी सैन्य शक्तियाँ, मिलिट्री पावर। सैन्य शक्तियों के साथ साथ हम इनकी पढ़ेंगे वित्तीय शक्तियाँ, फाइनेंशियल पावर। वित्तीय शक्तियों के साथ साथ हम इसमें पढ़ेंगे आपातकालीन शक्तियाँ, जो सबसे लंबा होगा इसमें आपातकालीन शक्तियाँ। आर्टिकल 352, आर्टिकल 356, आर्टिकल 360, कब लगा, किसने लगा, उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है, टाइम पीरियड कितना होता है, उसका इफेक्ट क्या होगा। और एक और इसमें हम पढ़ेंगे डिप्लोमेटिक पावर, यानी कि कूटनैतिक शक्तियाँ, डिप्लोमेटिक पावर या कूटनैतिक शक्तियाँ। और लास्ट में हम इसमें पढ़ेंगे इनकी अक्षमादान की शक्तियाँ, अक्षमादान की शक्तियाँ। इस प्रकार से जो अपना चैप्टर है इन छोटे छोटे पार्ट्स में जाने के बाद वो बन जाएगा और चैप्टर को पढ़ने में डिफिकल्टी नहीं होगी। तो शुरुआत करेंगे हम देश के राष्ट्रपति के परिचय से। आइए हम शुरुआत करते हैं। अगर किसी बच्चे को कोई स्क्रीनशॉट लेना है या लिखना है तो आप वो ले सकते हैं भाई। तो हम शुरुआत करते हैं राष्ट्रपति के चैप्टर की। देखिए, सबसे पहले हम राष्ट्रपति के चैप्टर में चर्चा करने वाले हैं कि राष्ट्रपति का इंट्रोडक्शन, राष्ट्रपति का परिचय क्या है, राष्ट्रपति कहाँ उनकी स्थिति है। तो सबसे पहले हम इसको डिस्कस करेंगे, राष्ट्रपति के परिचय को, इंट्रोडक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। देखिए, जो अपना देश भारत देश है, इस देश के समक्ष 3 बड़ी चुनौतियां हैं, 3 बड़ी चुनौतियां हैं। और इन चुनौतियों के समाधान के लिए, चुनौतियां हजारों हैं लेकिन मेजर चैलेंजेस 3 हैं।
इन चुनौतियों को हल करने के लिए कुछ संस्थाएं बनाई गई हैं। इन संस्थाओं के माध्यम से हम राष्ट्रपति कहाँ अस्तित्व करते हैं उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। देखिए, पहली जो चुनौती है वो है कोई भी अच्छा कानून बनाने की, अच्छा कानून बनाने की चुनौती। दूसरी जो चुनौती देश के सामने आती है, कानून को अच्छे से लागू करने की चुनौती। और तीसरी जो आती है वो आती है कानून की रक्षा करने की चुनौती। तीन मेजर चैलेंजेस हैं, तीन बड़ी चुनौतियां देश के सामने हैं। तीनों चुनौतियों को खत्म करने के लिए तीन अलग संस्थाएं हैं। जैसे कानून बनाने वाली जो संस्था है उसका नाम है विधायिका, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसका संबंध भी राष्ट्रपति से निकलेगा। जो लागू करने वाली संस्था है उसका नाम है कार्यपालिका, जिसको एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। और जो संस्था रक्षा करती है कानूनों की उसका नाम है न्यायपालिका, जिसको हम जुडिशरी सिस्टम बोलेंगे। अब देखिए, जो विधायिका है विधायिका अपनी दो हैं। एक विधायिका वो है जो केंद्र सरकार के पास है, केंद्र सरकार के पास जो विधायिका है। दूसरी विधायिका वो है जो राज्य सरकार के पास है, राज्य सरकार के पास। केंद्र सरकार की जो विधायिका है उसे हम संसद कहेंगे। क्या कहेंगे उसे? संसद। और संसद के दो सदन होंगे, एक सदन होगा राज्यसभा और दूसरा सदन कौन सा होगा? लोकसभा। इन सभी का संबंध अपने टॉपिक से निकलेगा, राष्ट्रपति से। जैसे मैंने पहले इंट्रोडक्शन में बताया था, लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। इनके चुनाव की, लोकसभा के स्पीकर के चुनाव की तारीख राष्ट्रपति डिसाइड करेंगे। यही क्वेश्चन HSSC कलर की परीक्षा में पूछा गया था। राज्यसभा से संबंध निकलेगा। राज्य सरकार जो है इसकी जो विधायिका है उसे हम बोलेंगे विधानमंडल, विधानमंडल। और विधानमंडल के भी दो सदन होंगे, एक का नाम होगा विधानसभा और दूसरे का नाम होगा विधान परिषद। विधानसभा और दूसरा होगा विधान परिषद। कार्यपालिका के ऊपर डिस्कस करेंगे, जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसका डायरेक्ट रिलेशन अपने चैप्टर से है। कार्यपालिका इनके एग्जीक्यूटिव, ये भी अपने पास दो हैं। एक होती है स्थायी परमानेंट और दूसरी होती है अस्थाई टेम्परेरी। अस्थाई वो है जो हर 5 वर्ष के बाद चेंज होनी होनी है, और स्थायी जो है ये स्थायी अपने दो इस प्रकार से हैं। एक तो केंद्र सरकार के पास है और दूसरी ये राज्य सरकार के पास है। केंद्र सरकार के पास जो स्थायी कार्यपालिका है उसके अंदर सभी IAS, IPS इस प्रकार के सभी ब्यूरोक्रेट शामिल होंगे। वो केंद्र की कार्यपालिका है, सेंटर के एग्जीक्यूटिव है। राज्य सरकार में जैसे कि SDM है, जैसे कि SDO है, या BDPO ब्लॉक डेवलपमेंट पब्लिक ऑफिसर, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल ऑफिसर, ये सभी राज्य की सरकार की कार्यपालिका के अंतर्गत आएंगे। और देखिए इसमें अस्थाई में क्या है, अस्थाई भी अपने पास दो हैं। एक अपनी केंद्र सरकार के पास है, केंद्र सरकार के पास। इसमें सबसे ऊपर जो होंगे वो अपने होंगे राष्ट्रपति, इसके नीचे होंगे उपराष्ट्रपति और उसके नीचे होंगे भारत के प्रधानमंत्री। जैसे आप लोकल बुक्स में पढ़ते भी होंगे कि राष्ट्रपति देश का पहला और सर्वोच्च नागरिक होता है, इसलिए हमने राष्ट्रपति को सबसे ऊपर रखा है। हमने पढ़ा है कि उपराष्ट्रपति देश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक होता है और प्रधानमंत्री तीसरा सर्वोच्च पद और नागरिक भी होता है। अब देखिए, ये अस्थाई केंद्र की है, एक अस्थाई राज्य सरकार के पास भी है। अब राज्य सरकार में सबसे ऊपर कौन है? सबसे ऊपर होंगे अपने राज्यपाल, राज्यपाल। और दूसरी बात करें, हमारे पास केंद्र सरकार के साथ साथ है कुछ केंद्र शासित प्रदेश भी हैं, यूनियन टेरिटरीज भी हैं, जिसमें दिल्ली, पांडिचेरी और अभी हाल में जो जुड़ा हुआ जम्मू कश्मीर भी है। वहाँ राज्यपाल का पद नहीं होता, वहाँ उपराज्यपाल का पद होता है। तो वो भी अस्थाई कार्यपालिका का हिस्सा है और इसके नीचे होता है CM। इस प्रकार ये अस्थाई कार्यपालिका है। अपना जो टॉपिक है जिसके ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं वो टॉपिक हमने यहाँ से चूज किया है, राष्ट्रपति का। अगर मैं पूरा स्ट्रक्चर आपको बताऊंगा इन तीनों संस्थाओं का, तो आप देखेंगे कि राष्ट्रपति ऑलमोस्ट सभी चीज़ों के साथ संबंधित होंगे। अब देखिए न्यायपालिका को, न्यायपालिका जो है
देश में सबसे ऊपर जो होता है वो सर्वोच्च न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, पूरे देश में एक सुप्रीम कोर्ट है। उसके नीचे होते हैं उच्च न्यायालय, जिसको हम हाई कोर्ट बोल सकते हैं। उच्च न्यायालय पूरे देश में आज के टाइम पे 25 हैं। 25वां जो उच्च न्यायालय है वो अभी हाल ही में खोला गया था, आंध्र प्रदेश का अलग बनाया है। इसके नीचे तीसरे नंबर पर हम जिला न्यायालय की बात करते हैं। जिला न्यायालय, ये हर जिले में एक होता है। चौथे नंबर पर बात करेंगे मुंसिफ न्यायालय। मुंसिफ न्यायालय जो है एक जिले में कई सारे होते हैं। और 5वें नंबर पर बात करेंगे ग्राम न्याय पंचायत। ग्राम न्याय पंचायत, ये पूरा स्ट्रक्चर है अपनी न्यायपालिका का। और आज अपना जो टॉपिक है वो राष्ट्रपति है। टॉपिक चूज करने का कारण क्या है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। चाहे इसमें से आप ऑलमोस्ट मैक्सिमम ऐसे पॉइंट्स होंगे जिनको आप पढ़ेंगे तो आपको राष्ट्रपति की रिक्वायरमेंट समझ आएगी। शुरुआत करते हैं सर्वोच्च न्यायालय से। भाई, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? देश का राष्ट्रपति, तब भी काम आएगा। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? देश का राष्ट्रपति, तब भी काम आएंगे। या यहाँ से बात करें उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाएगा? शपथ दिलवाने का काम भी करेंगे राष्ट्रपति, तो भी काम आएगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति, इनकी शपथ राष्ट्रपति से संबंधित है। या दूसरी बात करते हैं कि यहाँ से कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों का संबंध किससे है? राष्ट्रपति से निकलेगा, जिसे मैंने पहले एग्जांपल दिया था। इसलिए आज का जो अपना टॉपिक है वो टॉपिक आप अपना कौन सा होगा? राष्ट्रपति का। अब देखिए, राष्ट्रपति के परिचय में थोड़ा सा हमने इंट्रोडक्शन ये पढ़ा कि अपने पास एक केंद्र सरकार की कार्यपालिका है और उस कार्यपालिका का जो अध्यक्ष है वो देश का राष्ट्रपति है। सिर्फ एक स्टेटमेंट हमारे यहाँ से निकल के आई है, वो स्टेटमेंट ये है कि राष्ट्रपति देश केंद्र सरकार की कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है। ये एक स्टेटमेंट निकल के आई है अपने पूरे स्ट्रक्चर से। लेकिन आगे देखिए आगे क्या होगा। अब राष्ट्रपति के इंट्रोडक्शन की बात में पहली स्टेटमेंट निकल गई। दूसरी स्टेटमेंट क्या है? जो कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है ये सिर्फ नाम मात्र का अध्यक्ष होता है। नाम मात्र का अध्यक्ष, क्योंकि ये सभी शक्तियों का प्रयोग करने से पहले भारत के प्रधानमंत्री की सलाह लेगा। प्रधानमंत्री जो सलाह देगा उसी सलाह के बेस पे वो आगे कार्य करेगा। एग्जाम्पल देता हूँ। भाई, मान लीजिए किसी भी मंत्री को अगर उसका पद देना है तो वो पद देश का राष्ट्रपति देगा, लेकिन उसके लिए सलाह किसकी होगी? प्रधानमंत्री की। अब इस बात को लेकर बड़े डिस्प्यूट होते हैं कि जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति का पद केवल और केवल एक रबड़ की मोहर की तरह है, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। इसको डिफाइन करने की कोशिश करेंगे, क्या रबड़ की मोहर की तरह है या नहीं। देखिए तीसरे पॉइंट में समझेंगे। तीसरे पॉइंट में 1976 का वर्ष था और एक संशोधन हुआ था उस समय 42वां, और इस 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। अब जब मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, क्यों कहा जाता है, ये चर्चा का विषय, इसके ऊपर बाद में बात करेंगे। ये 42वां संविधान संशोधन जो है इंदिरा गांधी के समय में हुआ था, और इंदिरा गांधी उस समय के फखरुद्दीन जो राष्ट्रपति होते थे, जब ये तीसरी बार नेशनल इमरजेंसी लगाने से पहले की बात थी, इंदिरा गांधी और फखरुद्दीन के बीच में छोटा सा डिस्प्यूट हो गया था। वो एकदम से तैयार नहीं हुए नेशनल इमरजेंसी के लिए, क्योंकि वो इंटरनल डिस्टर्बेंस के कारण नेशनल इमरजेंसी घोषित करवाना चाहते थे। तो उन्होंने जब नेशनल इमरजेंसी घोषित होगी तो उसके बाद उन्हें एक अमेंडमेंट किया कॉन्स्टिट्यूशन में 42वां और 1976 में, और इसमें कहा कि देश का राष्ट्रपति जो अपनी केंद्र की जितने भी अपने पास केंद्र के जितने भी मंत्री हैं, जिनके समूह को हम मंत्रिमंडल कहते हैं, मंत्रिमंडल की हर सलाह को मानने के लिए बाध्य है। यानी कि इस बात के ऊपर फोकस किया गया था 42वें संविधान संशोधन में कि केंद्र सरकार के मंत्रिमंडल की हर सलाह को मानने के लिए बाध्य है। यहां से लगता था कि राष्ट्रपति का पद एक रबड़ की मोहर की तरह कहा जा सकता है। लेकिन 1978 में जब मोरारजी देसाई के नेतृत्व में एक सरकार आई, जनता पार्टी की सरकार,
उन्होंने एक 44 अमेंडमेंट किया, 44वां संविधान संशोधन किया और इस चीज में थोड़ा सा परिवर्तन किया और कहा कि अगर राष्ट्रपति को लगे कि मंत्रिमंडल के द्वारा दी गई कोई भी सलाह संविधान के खिलाफ है या संविधान के विरुद्ध है तो वो उसे पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, और अगर पुनर्विचार के बाद दोबारा उसी चीज को लाया गया तो ऐसी स्थिति में जो राष्ट्रपति है उस सलाह को मानने के लिए बाध्य हो सकता है। यानी हम ये कह सकते हैं परिचय के अंदर राष्ट्रपति केंद्र सरकार की कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है लेकिन नाम मात्र का है, और ये सारे नाम मात्र का इसलिए क्योंकि वो अपने सभी कार्य प्रधानमंत्री की सलाह से करता है। 1976 में 42 अमेंडमेंट किया और उसमें इंदिरा गांधी ने कहा कि मंत्रिमंडल की हर सलाह को मानने के लिए वो बाध्य रहेगा, लेकिन 44 अमेंडमेंट 1978 में मोरारजी देसाई की सरकार में कहा गया कि अगर राष्ट्रपति को कोई सलाह अगर अच्छी नहीं लगती है और या फिर वो अगर संविधान के खिलाफ है तो उसको एक बार रिव्यू के लिए भेज सकता है, लेकिन अगर रिव्यू के बाद भी सलाह सेम आती है तो उसके लिए मानने के लिए वो बाध्य होगा। ये चीजें हमारी होंगी राष्ट्रपति के इंट्रोडक्शन से संबंधित। ये इंट्रोडक्शन सिर्फ बेसिक सा था, पहले 2-3 पॉइंट्स हम क्लियर कर चुके हैं कि राष्ट्रपति देश का सर्वोच्च नागरिक होता है और इसको प्रथम नागरिक भी कहा जाता है। अब हम इसको दूसरे पॉइंट में संवैधानिक स्थिति के हिसाब से हम पढ़ेंगे परिचय में। भाई हम कॉन्स्टिट्यूशन में किस प्रकार की चीजें राष्ट्रपति से संबंधित हैं उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। देखिए सबसे पहले बात करते हैं इसके पद के स्रोत की। पद का स्रोत, भाई राष्ट्रपति जो है नाम मात्र का अध्यक्ष है अपनी कार्यपालिका का, ये चीज हमने ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। ब्रिटेन के संविधान से, जैसे ब्रिटेन का जो राजा है उसके पास कोई वास्तविक शक्ति नहीं है, वो भी वहाँ की प्रधानमंत्री और वहाँ की संसद के सभी कार्यों को मानने के लिए बाध्य है। सेम यहाँ पर हमने चीज़ को अडोप्ट किया है, लेकिन एक बड़ा डिफरेंस है, वो डिफरेंस हमें समझना पड़ेगा। वहाँ का जो राष्ट्र अध्यक्ष है वो परमानेंट है, उसका कोई इलेक्शन नहीं होता, और हमारे राष्ट्र अध्यक्ष का जो है वो इलेक्शन होता है, तो दोनों में फर्क हो गया। तो फिर ये चीज़ हमने कहाँ से ली है? ये चीज़ हमने फ्रांस से ली है। ये चीज़ हमने फ्रांस से ली है कि हमारा राष्ट्र अध्यक्ष जो है वो स्थायी नहीं हो सकता, हमारा राष्ट्र अध्यक्ष का इलेक्शन होगा, उसके लिए हमने एक निश्चित समय अवधि डिसाइड कर की है। तो स्रोत में हम 2 देशों के नाम के ऊपर चर्चा कर सकते हैं। पहला नाम हम क्या कर सकते हैं कि जो देश के राष्ट्रपति का पद है वो ब्रिटेन से लिया गया है जो कि नाम मात्र का राष्ट्राध्यक्ष है, लेकिन फ्रांस से हमने क्या लिया है कि हमारा राष्ट्र अध्यक्ष जो है वो परमानेंट नहीं होगा, वो कुछ निश्चित समय अवधि के लिए होगा। दूसरी बात, भाई जो हमारा संविधान है, संविधान में उसको कहाँ पे जगह दी गई है, इस बात के ऊपर चर्चा करेंगे। जो हमारा संविधान है जब ये बनाया गया था इसमें कुल 22 भाग, 395 अनुच्छेद और इसमें उस समय 8 अनुसूचियाँ थी। आज की तारीख की बात करें इसमें 465 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियाँ हैं। इसमें से जो भाग नंबर 5 है वो संघ सरकार से संबंधित है। तो भाग नंबर, अगर संविधान की बात करें तो भाग नंबर जो अपना 5 है, ये भाग नंबर 5 की शुरुआत ही राष्ट्रपति से होती है, और भाग नंबर 5 में अनुच्छेद 52 से लेके और अनुच्छेद 74 तक ये पूरी सीरीज है। इस सीरीज में 2 बड़े बड़े पदों की बात की गई है। एक पद जो है वो राष्ट्रपति का है और दूसरा पद जो है वो उपराष्ट्रपति का है। राष्ट्रपति का जो पद है वो 52 से लेके 62 तक तो यहाँ चलता है, 63 से लेके और 69-69 तक उपराष्ट्रपति है। बाकी बचे हुए जो आर्टिकल्स अपने होंगे उनका संबंध भी देश के राष्ट्रपति के साथ है। ये राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति है। हम पढ़ चुके हैं कि स्रोत क्या है और संवैधानिक स्थिति क्या है, और इसी के साथ अपना पहला पॉइंट भी खत्म होता है कि राष्ट्रपति का परिचय। परिचय में हमने जाना कि केंद्र की कार्यपालिका का नाम मात्र का अध्यक्ष है, वास्तविक अध्यक्ष जो है भारत का प्रधानमंत्री होता है। इस पद की व्यवस्था को हमने ब्रिटेन के संविधान से अपनाया है, लेकिन हमारा राष्ट्र अध्यक्ष एक निश्चित समय अवधि के लिए होता है। ये व्यवस्था हमने फ्रांस के संविधान से ली है, और हम कह सकते हैं देश के संविधान का जो भाग नंबर 5 है, अनुच्छेद 52 से लेकर 74 तक, वो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित है। लेकिन
आर्टिकल 52 से लेकर 62 तक डायरेक्ट राष्ट्रपति है, 63 से लेकर 69 तक उपराष्ट्रपति है। बचे हुए जो आर्टिकल्स हैं उनका संबंध भी राष्ट्रपति के साथ। इतना ही नहीं, और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं जिनका संबंध राष्ट्रपति के साथ होगा, जैसे कि अनुच्छेद 123 जिसमें ऑर्डिनेंस या अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति की होती है। तो पहला अपना टॉपिक कंप्लीट हो गया। आइए चर्चा करते हैं अगले टॉपिक की कि राष्ट्रपति के पद के लिए क्या क्या योग्यता होनी कंपलसरी है, कौन राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है ना। थैंक यू। देखिए आगे हम चर्चा करेंगे कि राष्ट्रपति के पद की योग्यता क्या होगी। योग्यताओं की बात करेंगे। जब योग्यता पूरी कर लेंगे तो फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति पद का चुनाव। योग्यता का चैप्टर भी काफी लंबा चलेगा। देखिए सबसे पहले तो हम बात करते हैं इसकी एज लिमिट की कि एज लिमिट कितनी है। तो उनके लिए 35 साल की न्यूनतम आयु सीमा बताई गई है कि भाई राष्ट्रपति वो व्यक्ति हो सकता है जो कम से कम 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। अगर बात करें कि मैक्सिमम एज कितनी है, तो मैक्सिमम एज के बारे में संविधान मौन है कि 60 साल, 62 साल, 65 साल, 70 साल, 80, 90, 100, कोई कंडीशन ऐसी नहीं रखी गई है कि इस एज लिमिट के बाद राष्ट्रपति का उम्मीदवार चुनाव नहीं लड़ सकता। दूसरी इसमें क्या कह रखी है, देखिए दूसरी बात करिए वो लाभ के पद पर ना हो। लाभ के पद पर ना हो, ये लाभ का पद क्या होता है इसको समझने के लिए थोड़ा सा डिटेल में हम जाएंगे। एक चीज मैं कंफर्म कर दूं, किसी भी मंत्री का पद लाभ का पद नहीं माना जाता। संविधान का अनुच्छेद 108 इसको डिफाइन करता है और ये कहता है कि अगर कोई भी केंद्र सरकार, राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार या कोई लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है, स्थानीय सरकार जो है, अगर उसके अंतर्गत कोई भी एक सैलरी बेस्ड अगर जॉब करता है तो उसे लाभ का पद माना जाएगा। फिर एक क्वेश्चन बचता है कि अगर कोई प्राइवेट सेक्टर में कोई सैलरी लेता है तो क्या उसे लाभ का पद माना जाएगा या नहीं माना जाएगा, उसको हम डिफाइन करेंगे। प्राइवेट सेक्टर भी दो तरह के होते हैं। एक ऐसा प्राइवेट सेक्टर जिसमें सरकार का कोई इंटरफेयर नहीं होता, सरकार का कोई भी उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं होता। दूसरा ऐसा प्राइवेट सेक्टर जहां सरकार की कुछ हिस्सेदारी होती है, जैसे कंपनी का मैं आपको नाम लूंगा हेल हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, जहां पर अपनी सरकार की हिस्सेदारी है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल पूर्णतः निजी क्षेत्र का कोई उद्योग है या प्राइवेट सेक्टर है, सरकार की कोई हिस्सेदारी नहीं है, अगर वहां जॉब करता है तो उसे भी लाभ का पद नहीं माना जाएगा, उसकी सैलरी कितनी भी हो। अगर किसी ऐसे प्राइवेट सेक्टर में जहां सरकार की हिस्सेदारी 25% से ज्यादा है, तो अगर वहां पर जॉब करता तो उसे भी लाभ का पद माना जाएगा। उससे उसके चुनाव लड़ने से पहले उसे अपने पद से त्यागपत्र देना कंपलसरी है। तीसरी बात क्या करते हैं कि उसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में, आरबीआई में 15,000 रुपए जमानत राशि के रूप में जमा करवाने अनिवार्य हैं चुनाव लड़ने से पहले। अगर उसको 1/6% जो मत हैं, अगर इससे भी कम मत उसको प्राप्त होते हैं इलेक्शन में, तो उसकी जमानत जब्त हो जाती है। ऐसे क्वेश्चंस पेपर में बहुत बार पूछे जाते हैं। और चौथा हम प्रश्न की बात, चौथे पॉइंट की अगर बात करें कि उसके पास 50 सदस्य ऐसे हों जो अनुमोदक होंगे, अनुमोदक, और 50 सदस्य ऐसे हैं जो उनके पास प्रस्तावक के रूप में होंगे। तो अगर कोई कैंडिडेट इन सभी कंडीशंस को पूरी करता है तो वो उम्मीदवार राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के योग्य है। इसमें कई चीज़ें मैंने जो बेसिक सी बातें हैं उनको स्किप कर दिया, जैसे भारत का नागरिक हो, दिवालिया पागल ना हो, इस प्रकार की चीज़ों को मैंने स्किप कर दिया। इसको समझने की कोशिश करेंगे कि 50 सदस्य अनुमोदक और 50 सदस्य प्रस्तावक क्या होते हैं। इसको जानने से पहले हमें उनके इलेक्शंस की बात करनी पड़ेगी। जब मैं इलेक्शंस के बारे में बता दूंगा तो दोबारा मुझे इन 50 सदस्य अनुमोदक और 50 प्रस्तावक की चर्चा करनी पड़ेगी और ये क्यों रखे गए हैं। पहले अनुमोदक और प्रस्तावकों की संख्या कम थी। कम होने के कारण बहुत सारे प्रत्याशी ऐसे थे जो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ते थे, तो प्रत्याशियों की संख्या कम करने के लिए समय समय पर जो इनकी संख्याएं हैं बढ़ाई गई। जैसे उपराष्ट्रपति के लिए भी ऐसा ही है। उपराष्ट्रपति के लिए यहाँ 20 सदस्य प्रस्तावक होने अनिवार्य हैं और 20 सदस्य अनुमोदक होने अनिवार्य हैं। तो मैं जब इसके इलेक्शंस की बात करूँगा तो इलेक्शन की जब पूरी चीज़ें हम पढ़ लेंगे तब हमें कन्फर्म होगा कि ये प्रस्तावक और अनुमोदक क्या होते हैं। तो आइए तीसरा पॉइंट हम डिस्कस करेंगे कि राष्ट्रपति का जो चुनाव है, इलेक्शन है, वो इलेक्शन किस प्रकार से होगा, किस विधि से होगा।
देखिए, भारत में इलेक्शन के लिए दो विधियां डिसाइड की गई हैं। एक होती है प्रत्यक्ष, जिसको डायरेक्ट बोल सकते हैं, दूसरी होती है अप्रत्यक्ष, जिसमें इनडायरेक्ट बोल सकते हैं। जब जनता वोटिंग करती है, मतदान करती है, तो उसे हम प्रत्यक्ष विधि बोलेंगे। जनता जिसे मतदान करे फिर वो किसी और का मतदान करे तो उसे हम अप्रत्यक्ष विधि बोलेंगे। जैसे कि अगर किसी राज्य में एमएलए के लिए इलेक्शन है या कहीं पर एमपी के लिए इलेक्शन है, जिसमें सिर्फ लोकसभा की बात करें, एमपी का मतलब राज्यसभा नहीं है, इसमें एमपी में सिर्फ लोकसभा सदस्यों की बात करेंगे, यानी विधानसभा और लोकसभा के सदस्यों के लिए अगर चुनाव होगा तो वो प्रत्यक्ष विधि से होगा, जिसमें जनता वोटिंग कर सकती है और जिसमें जनता के मतदान की आयु सीमा वर्तमान में 18 वर्ष है। पहले ये 21 वर्ष होती थी, जिसको 61वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1989 के अंदर उसको घटाया गया था। यहां हम अप्रत्यक्ष की बात करेंगे, यानी हम ये बात करें कि जो इनका चुनाव होगा वो चुनाव अप्रत्यक्ष विधि से होगा, इनडायरेक्ट वोटिंग सिस्टम से होगा। और इसके चुनाव में सबसे पहले डिस्कस करेंगे कौन लोग हिस्सा लेंगे और कौन लोग हिस्सा नहीं लेंगे। जब ये दोनों चीजें कंफर्म हो जाएंगी तो पिछला जो हमारा पॉइंट था कि 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक क्या होते हैं, ये चीजें आपके लिए कंफर्म हो जाएंगी। अब देखिए, सबसे पहले बात करते हैं संसद की। संसद जो है इसके अपने पास दो सदन हैं, एक का नाम है राज्यसभा और दूसरे का नाम है लोकसभा, जिसको निम्न सदन उच्च सदन के नाम से भी जानते हैं। और इसी के बारे में हमने पढ़ा होगा कि आर्टिकल 80 में इसका वर्णन है, आर्टिकल 81 में इसका है, 81 में। राज्यसभा में वर्तमान में 245 सदस्य हैं और लोकसभा में वर्तमान में 545 सदस्य हैं। अब 545 में 543 तो ऐसे हैं जो निर्वाचित होते हैं। निर्वाचित, ये बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है। निर्वाचित मतलब इलेक्टेड, जिनका इलेक्शन होता है। लेकिन दो ऐसे हैं जो मनोनीत होते हैं। ये दो ऐसे कौन होंगे? इनको हम बोलेंगे एंग्लो इंडियन, जिनको आंग्ल भारतीय समुदाय का व्यक्ति भी कहा जाएगा। हालांकि ये पहले होते थे, अभी एक संशोधन किया 2020 में, उस संशोधन के माध्यम से इनका जो अनुच्छेद था 331 उसको संशोधित किया गया और एंग्लो इंडियन की 2 सीटों का आरक्षण जो है वो लोकसभा से खत्म कर दिया गया है। यानी अगर अब कोई भी राष्ट्रपति का इलेक्शन होगा तो राष्ट्रपति के इलेक्शन में लोकसभा से 545 लोग हिस्सा लेंगे। पहले ये 2 एंग्लो इंडियन नहीं लेते थे, अब ये पोस्ट ही खत्म कर दी, जिनका वर्णन 331 अनुच्छेद में था। अपन 245 जो राज्यसभा के हैं, इसमें से 12 माइनस करेंगे तो 233 बचेगा। ये 12 माइनस इसलिए किए हैं क्योंकि 12 कैंडिडेट ऐसे हैं जो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं, इनका कोई इलेक्शन नहीं होता। तो अगर हम बात करें कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन हिस्सा लेंगे, तो पहली चीज ये निकलकर सामने आई कि संसद में जो अपनी लोकसभा है उसके 545 सदस्य और राज्यसभा के 233 सदस्य, तो टोटल 778 बनेगा अपना। ये संसद के ऐसे प्रत्याशी हैं, ऐसे कैंडिडेट हैं जो राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेंगे। केवल इतना ही नहीं, अपने पास राज्य भी हैं, राज्य के साथ साथ अपने पास यूटी भी हैं। यूटी मतलब यूनियन टेरिटरीज, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश। हर राज्य की अपनी एक विधानसभा है, और कुछ राज्यों के पास ऐसा है विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी है। कई राज्यों में 2 सदनों की व्यवस्था है, लेकिन अधिकतर राज्यों में केवल 1 सदनीय व्यवस्था है, जिसको विधानसभा बोलते हैं। जैसे हम हरियाणा से बिलोंग करते हैं तो हरियाणा की 90 सीटें हैं, कोई यूपी से बिलोंग करे हैं तो 403 सीटें हैं, कोई पंजाब से करता है। तो जितने भी अपने पास राज्य हैं तो हम इसमें प्लस और क्या करेंगे, सभी राज्यों की विधानसभा के सदस्य, और राज्यों की विधानसभा के साथ साथ यूटी में अपने पास एक दिल्ली है, दिल्ली के साथ साथ अपने पास एक पांडिचेरी है, जिसका आज नाम बदल के पुदुचेरी भी रखा गया है। और आपको पता होगा कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार है, 70 सीटें दिल्ली की विधानसभा की और 30 सीटें पांडिचेरी में हैं, यानी कि 100 एमएलए इन 2 यूनियन टेरिटरीज में हैं। इनको 70वें संविधान संशोधन के माध्यम से
1992 में इनको ये राइट दिया गया था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बनेगा। इनको एक राइट दिया गया था कि आप भी राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा ले सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि कौन कौन हिस्सा लेंगे, उसमें क्या चीजें निकल के सामने आई हैं। एक तो जो अपनी संसद है उसमें जो अपनी लोकसभा है, लोकसभा के सभी सदस्य, राज्यसभा के केवल 233 सदस्य, सभी राज्यों की विधानसभा प्लस में दिल्ली और पांडिचेरी की विधानसभा के सदस्य, जिनको 70वें संशोधन के माध्यम से 1992 में ये उनको अधिकार दिया था कि वो भी राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा ले सकते हैं। ये सभी लोग मिलकर राष्ट्रपति का चुनाव लड़ते हैं। अब देखिए, हमने बताया था कि 50 सदस्य ऐसे हैं जो प्रस्तावक होने चाहिए, 50 ऐसे हैं जो अनुमोदक होने चाहिए। इनका मतलब यहां से निकलेगा ये पूरे 545, 233, 778 सभी राज्यों की विधानसभा के सदस्यों का आंकड़ा प्लस दिल्ली और पांडिचेरी के 100 सदस्यों का आंकड़ा जब मिलाएंगे ना, तो एक निर्वाचक मंडल तैयार होगा जो मिलकर राष्ट्रपति का चुनाव लड़ता है। उस पूरे निर्वाचक मंडल से अगर 100 कैंडिडेट राष्ट्रपति को समर्थन देते हैं, तब जाकर राष्ट्रपति अपना चुनाव लड़ सकता है। इसलिए 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक बताए गए हैं। इनमें कोई कंडीशन नहीं है कि एमपी होना जरूरी है, कोई कंडीशन नहीं है एमएलए होना जरूरी है। सभी एमपी भी हो सकते हैं, सभी एमएलए भी हो सकते हैं, 50-40 या 60-40 इस प्रकार कोई भी रेशो हो सकता है। ये सभी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेंगे। अब राष्ट्रपति के चुनाव में कौन हिस्सा नहीं लेंगे, इसकी बात करते हैं। देखिए, नंबर 1 मैंने बताया था कि दो एंग्लो इंडियन, ये एंग्लो इंडियन जो हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं ले सकते थे, लेकिन अब इनकी पोस्ट खत्म कर दी गई है तो ये भी आगे से चुनाव में हिस्सा ले सकेंगे। दूसरा, 12 ऐसे प्रत्याशी जो राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं, ये भी राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं ले सकते। तीसरे की अगर बात करें, अपने पास कई राज्यों की विधान परिषद है, विधान परिषद, तो वो कोई भी विधान परिषद का सदस्य भी राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं ले सकता। चौथा भी हम यहाँ पर पॉइंट डिस्कस करेंगे, अगर किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा, देखिए हमने पहले पढ़ा कि विधानसभा हिस्सा लेगी, अब हमने यहाँ लिख रहे हैं कि नहीं लेंगे, उसमें विधानसभा भी लिखी है। ये विधानसभा की खास बात क्या समझिएगा, ये वो विधानसभा होगी जो भंग हो चुकी होगी। एग्जाम्पल लेते हैं, हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी सरकार दोनों का गठबंधन है और राष्ट्रपति का चुनाव आयोजित करवाना है। चुनाव से पहले दोनों का किसी बात को लेकर डिस्प्यूट होता है और दोनों का गठबंधन टूट जाता है, सरकार गिर जाती है, विपक्षी पार्टी सरकार बनाने में सक्षम नहीं है और वहाँ पर आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है और होगा। ऐसी स्थिति में कोई भी विधानसभा का सदस्य जो है राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं लेगा। ये हमारा था कि कौन लोग हिस्सा लेंगे, कौन लोग हिस्सा नहीं लेंगे। लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सारी चीज़ें अपनी पेंडिंग है, क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव में जो हिस्सा लेने वाले एमएलए होते हैं, सभी राज्यों के जो एमएलए होंगे, उनके प्रत्येक एमएलए के मत की वैल्यू अलग होगी और सभी एमपी के मत की वैल्यू अलग होगी। और इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी उसको भी हम सीखेंगे। और इसमें एक विशेष विधि का प्रयोग भी किया जाता है, जिसका नाम है एकल संक्रमणशील अनुपातिक गुप्त मतदान पद्धति। ये क्या होती है? ये दो बड़े बड़े मेजर चीज़ें हैं कि हम हरियाणा का अगर कोई एमएलए वोट डालेगा उसके वोट की वैल्यू कितनी होगी, अगर यूपी का डालेगा उसकी वोट की वैल्यू ज़्यादा होगी, लेकिन कितनी ज़्यादा होगी। या हमसे छोटा कोई स्टेट है अगर पॉपुलेशन में, जैसे त्रिपुरा है, गोवा है या और कोई छोटा स्टेट हमसे है, तो अगर उसका एमएलए अगर कोई वोट डालता है तो उसके वोट की वैल्यू कितनी होगी। तो ये सारी चीज़ें जानने के लिए आप जुड़े रहें अपने यूट्यूब चैनल अपने यूट्यूब चैनल जो पीरियड से। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया। कृपया वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे भी हम इस क्लास को कंटिन्यू रखेंगे, कई सारी फेज में रखेंगे। आपका जो भी एग्ज़ाम है, हर एक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बढ़िया से बढ़िया कंटेंट आपको देने का काम करेंगे। आपको PDF भी प्रोवाइड करवाएंगे। और एक बार फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।